नेक्स्ट हम देखेंगे गायनेकोलॉजी में अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंड्रोम एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम ASHERMAN एशरमैन सिंड्रोम बहुत कॉमनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीजी के एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा आपके जो डिग्री कोर्स होते हैं वहां पर भी ये आता है एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, उसे जानने से पहले आप ये डायग्राम में फिर वही डायग्राम आप देखेंगे मेरा, ये आपका यूट्रस हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, सॉरी ओवरी हो गई, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये यूट्रस हो गया, ये सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, ठीक है। तो आपको बता दें नॉर्मली हर फीमेल में मीनार्की टू मीनोपॉज, हर मीनार्की के बाद ब्लीडिंग आना चालू होती है हर महीने, हर मीनोपॉज तक चलती है, ठीक है। हर महीने ब्लीडिंग आती है, एस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरॉन आता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो आते हैं वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर एक लेयर होती है, एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, इस एंडोमेट्रियम की लेयर की ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है एग्जैक्टली इसकी दो लेयर होती है। एक अंदर की जो लेयर होती है, अंदर की जो दिख रही है यहाँ पर होती है आपकी बेसल लेयर होती है, और ऊपर होती है फंक्शनल लेयर। बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर होती है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि मान लेते हैं आज ब्लीडिंग चालू हुई, जैसी ब्लीडिंग चालू होती है 3 दिन ब्लीडिंग होती है, और जैसी ब्लीडिंग होती है तो ये जो एंडोमेट्रियम जैसे ब्लीडिंग होगी और आप सोनोग्राफी कराएंगे तो सोनोग्राफी करा के देखेंगे तो जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर की मोटाई होगी वो 1 mm की होती है, 1 mm की मोटाई होती है। लेकिन जैसे ही 1 mm की, आज ब्लीडिंग खत्म हुई 1 mm की हुई, लेकिन जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी उस दिन वो थी 6 mm की थी। कितने mm की थी? 6 mm की थी। तो 6 mm की जो लेयर थी, एंडोमेट्रियल लेयर थी, वो 1 mm में कन्वर्ट हो गई ब्लीडिंग होने के बाद। मतलब यहाँ 6 mm की जो थी वो 1 mm में कन्वर्ट हो गई ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग होगी तो एंडोमेट्रियम टूटेगी तो 6 mm से कन्वर्ट होकर 1 mm हो जाएगी, और 1 mm से फिर वो 6 mm में कन्वर्ट होती है, और 1 mm से 6 mm में कन्वर्ट होने में उसको लगभग 28 दिन लग जाते हैं, और 28 दिन में एंडोमेट्रियम में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम करते हैं, ठीक है। तो जिस दिन ब्लीडिंग आज ब्लीडिंग चालू हो रही तो आज 6 mm की थी, ब्लीडिंग खत्म होगी तो 1 mm की हो गई, और 1 mm की फिर 6 mm में कन्वर्ट होती है, लगभग 6 mm में कन्वर्ट होती है, लगभग 28 दिन लगते हैं, हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और वहां पर एस्ट्रोजन काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, जो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो रही है, प्रोलिफरेशन हो रही है, ठीक है, ये कैसे होती है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कारण होती है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये एंडोमेट्रियम 1 mm की होती है और ये 6 mm में कन्वर्ट होगी तो मतलब यहां पर क्या होगा, ग्रोथ होगी, और ग्रोथ जो होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, जो बेसल लेयर होती है उस बेसल लेयर में स्टेम सेल्स होती हैं। इस बेसल लेयर में स्टेम्स, एंडोमेट्रियम की 2 लेयर है, फंक्शनल और बेसल। जो आपकी 6 mm की है वो 6 mm से 1 mm में कन्वर्ट हो रही है, तो मतलब जो 5 mm की टूट के बाहर निकल रही है वो फंक्शनल लेयर टूट के निकल रही है बाहर, और जो 1 mm की बच रही है आप समझ जाइए वो क्या है, आपकी बेसल लेयर होती है, और उस बेसल लेयर में स्टेम सेल्स होती हैं, और वो स्टेम सेल्स ही क्या होती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन के द्वारा वो स्टेम सेल्स क्या करती हैं, फंक्शनल लेयर में कन्वर्ट होती हैं। मतलब स्टेम सेल्स ही क्या करती हैं, फंक्शनल लेयर फॉर्म करती हैं। तो हमेशा आपके यूट्रस में बेसल लेयर होगी, उसमें स्टेम सेल्स होंगी जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कारण नॉर्मली हर महीने फंक्शनल लेयर में कन्वर्ट होंगी, और वो जो फंक्शनल लेयर की जो मोटाई है लगभग कितने की होगी, 5 mm की होगी, और वो फंक्शनल लेयर ही क्या होती है, हर महीने टूट के बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शनल लेयर क्या है वो बता दिया मैंने आपको, बेसल लेयर क्या है वो बता दिया, और बेसल लेयर में आपकी स्टेम सेल्स होती है, और हर महीने हर मीनोपॉजल वुमेन, मतलब मीनार की पहली ब्लीडिंग से लेके लास्ट ब्लीडिंग में हर महीने ये होता रहता है, नॉर्मली हर वुमेन में होता है। तो एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है, एशरमैन सिंड्रोम क्या होता है?
तो नॉर्मली आपको यूट्रस के एंडोमेट्रियम में बेसल लेयर, फंक्शनल लेयर मिलेगी, और बेसल लेयर में बताया मैंने स्टेम सेल्स होती है जो रेगुलेट होती है, और फाइनली फंक्शनल लेयर फॉर्म होती है। रेगुलेट कैसे होती है? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बेस पे, ठीक है। लेकिन हम एसरमैन सिंड्रोम की बात करते हैं, तो एसरमैन सिंड्रोम में क्या होता है? इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ थिक बेसल एंडोमेट्रियम। जो बेसल एंडोमेट्रियम है, जो हर महीने फिर से फंक्शनल लेयर बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि उसमें स्टेम सेल्स हैं। लेकिन यदि बेसल लेयर होगी नहीं, बेसल लेयर नहीं होगी तो स्टेम सेल नहीं होगी, स्टेम सेल नहीं होगी तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कौन सी सेल को प्रोलिफरेट करेगा? तो एसरमैन सिंड्रोम में क्या होता है? जो बेसल लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है। बेसल लेयर डैमेज, स्टेम सेल नहीं होगी, प्रोलिफरेशन नहीं होगा, फंक्शनल लेयर नहीं बनेगी, हर महीने ब्लीडिंग नहीं आएगी। तो एसरमैन सिंड्रोम में क्या होगा? फीमेल के यूट्रस की जो बेसल एंडोमेट्रियम की जो बेसल लेयर होती है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। इरिवर्सिबल डैमेज मिलता है। इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ सिंगल लेयर थिक बेसल एंडोमेट्रियम, ठीक है। क्या बोल रहा है? इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ सिंगल लेयर थिक बेसल एंडोमेट्रियम। जो बेसल एंडोमेट्रियम की लेयर है वो इरिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल मतलब होता है परमानेंटली डैमेज हो गई है। कभी रिवर्स होकर नॉर्मल नहीं हो सकती है। तो आपकी बेसल लेयर डैमेज, स्टेम सेल नहीं होगी, स्टेम सेल नहीं होगी तो एंडोमेट्रियम की जो स्टेम सेल नहीं होगी, बेसल लेयर नहीं होगी तो एंडोमेट्रियम, बेसल लेयर नहीं होगी तो स्टेम सेल नहीं होगी, स्टेम सेल नहीं होगी तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उसमें काम नहीं करेगा और फंक्शनल लेयर फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जो 1 mm से 6 mm बन ही नहीं पाएगी तो ब्लीडिंग नहीं हो पाएगी। तो खासकर एसरमैन सिंड्रोम में आपको बेसल लेयर नहीं मिलेगी, जिस कारण से डू नॉट अलाउ नॉर्मल रीजनरेशन ऑफ एंडो, जिससे आपकी नॉर्मल रीजनरेशन ऑफ एंडो, हर महीने जो रीजनरेट होती है एंडोमेट्रियम, क्योंकि स्टेम सेल थी लेकिन स्टेम सेल नहीं होगी, इसलिए रेगुलर डू नॉट अलाउ नॉर्मल रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम मिलेगा, और जिस कारण से ड्यू टू बेसल एंडोमेट्रियल डैमेज मिलेगा। और बेसल एंडोमेट्रियल डैमेज होने के कारण क्या होगा? फाइनली वहां पर आपको रीजनरेशन नहीं मिलेगा, और जब एंडोमेट्रियल डैमेज वहां होता है, इरिवर्सिबल डैमेज वहां पर होगा, तो वहां पर आपको फाइब्रोसिस मिलेगी बेसल लेयर में, स्कारिंग मिलेगी एंड एडेशन मिलेगा। फाइब्रोसिस, स्कारिंग एंड एडेशन मिलेगा, जिस कारण से धीरे धीरे करके एंडोमेट्रियल जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है धीरे धीरे कम होगी, रिड्यूस होगी, एक टाइम आएगा एब्सेंट हो जाएगी, एंड फाइनली आपको वहां क्या मिलेगा? एमेनोरिया मिलेगा, ठीक है। क्या होगा? पहले ब्लीडिंग कम होगी, फिर एकदम एब्सेंट हो जाएगी, फिर आपको एमेनोरिया मिलेगा। एमेनोरिया मतलब होता है लगभग 6 महीने तक आपको ब्लीडिंग नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको मिलेगा। एंड एक इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलेगा इनफर्टाइल, वो इनफर्टिलिटी मिलेगी क्योंकि वो एंडोमेट्रियम नहीं होगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम ही क्या होता है, इनके पास ओवरी है, स्पर्म आ भी रहा है, ओवम से मिल भी रहा है, जायगोट भी बन जा रहा है, लेकिन जायगोट बनने के बाद जो उसके लिए यहाँ पर एक बेड फॉर्म होता है, गद्देदार बेड बनता है जो एंडोमेट्रियम बनाती है। गद्देदार बेड होगा, गद्देदार एंडोमेट्रियम होगी, तभी यहाँ इम्प्लांटेशन होगा। लेकिन यहाँ पर तो आपको बेड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एंडोमेट्रियम परफेक्ट होगा नहीं, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी मिलेगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो एसरमैन सिंड्रोम में आपको एमेनोरिया मिलेगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको मिलेगा, या पेशेंट आपके पास आएगी एमेनोरिया लेके आ सकती है, या पेशेंट आपके पास आ सकती है इनफर्टिलिटी लेकर आ सकती है, जिसे हम बोलते हैं एसरमैन सिंड्रोम। हम इनफर्टिलिटी या एमेनोरिया का जो कॉज है, यदि बेसल लेयर वहां पर नहीं है, डैमेज हो गई है, बेसल लेयर में फाइब्रोसिस हो गया है, बेसल लेयर में स्कारिंग हो गई है, एडेशन हो गया है, दैट मीन्स उसको क्या हो गया है? एसरमैन सिंड्रोम हो गया, जो परमानेंटली होता है, जिसमें आपको एमेनोरिया मिलेगा ही, इनफर्टिलिटी मिलेगी। ठीक है, कॉज की हम बात करते हैं, क्या कॉज होता है? यदि किसी की एंडोमेट्रियम में ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस हो जाए, एंडोमेट्रियम में इंफ्लेमेशन हो जाए, लेकिन ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस हो जाए, ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया जब भी एंडोमेट्रियम को इन्फेक्शन करेगा और वहां जाकर वो जो भी चेंजेस लेके आएगा, जो भी इंफ्लेमेटरी बदलाव लेके आएगा, जो भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो उस कारण से एंडोमेट्रियम की
बेसल लेयर परमानेंटली या इरिवर्सिबल उसमें डैमेज हो जाएगा। तो खासकर जिनको एंडोमेट्रियल ट्यूबर प्रोसेस होती है उनमें संभावना होती है एसरमैन सिंड्रोम होने के, परमानेंट बेसल मेम्ब्रेन के डैमेज, परमानेंट एंडोमेट्रियम की जो बेसल लेयर उसके डैमेज होने के। इसके अलावा बात करेंगे यदि आप कोई सर्जरी करते हैं, बार बार मिसकैरेज होता है या एबॉर्शन करवाते हैं, और एबॉर्शन करने में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टेक्निक करके मतलब इसमें एबॉर्शन होता है तो इस एंडोमेट्रियम को क्या होता है, इसको ब्रेक किया जाता है, और ये ब्रेक करते करते एबॉर्शन के में जब इस एंडोमेट्रियम को ब्रेक करते हैं तो उस कारण से क्या होता है, कई बार आपकी एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर भी डैमेज हो जाती है, जिस कारण से इरिवर्सिबल आपको डैमेज मिलेगा। ठीक है, जब आप एबॉर्शन, बार बार एबॉर्शन हो रहा है या एबॉर्शन की टेक्निक में कोई डॉक्टर ने ज्यादा एंडोमेट्रियम को क्या कर दिया, क्लीन कर दिया, जिस कारण से आपकी बेसल लेयर डैमेज हो जाती है, तब आपको मिल सकता है। इसके अलावा पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, उस कंडीशन में आपको मिल सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन मिल सकता है, या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किसी को होती है और उसमें एबुलेशन की प्रोसेस करके, मतलब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसमें होती है तो उसमें क्या करते हैं, एबुलेशन की प्रोसेस करके एंडोमेट्रियम को क्या कर देते हैं, उसे बिल्कुल एंडोमेट्रियम लेयर को बार बार या एंडोमेट्रियम लेयर को निकाल देते हैं, जिस कारण से एबुलेशन की प्रोसेस के दौरान हो सकता है कि बेसल एंडोमेट्रियल लेयर ब्रेक हो, मतलब डैमेज हो जाए, इरिवर्सिबल बदलाव हो जाए, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए। तो कॉज क्या है आपका, एंडोमेट्रियम में ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एबॉर्शन में, मिसकैरेज में जो आप टेक्निक यूज करते हैं उससे एंडोमेट्रियल बेसल लेयर डैमेज हो जाए, पोस्टपार्टम हेमरेज के बाद हो जाए, या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में एब्लेशन की प्रोसेस के कारण वहां पर हो जाए, तो आपको एसरमैन सिंड्रोम आपको वहां पर मिल सकता है। आगे बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे, तो इसमें आपको मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग रिड्यूस होती है, एब्सेंट होती है, और फाइनली एमेनोरिया आपको मिलता है। एमेनोरिया आपको मिलेगा सिम्टम, इनफर्टिलिटी आपको मिलेगा। ये दो सिम्टम लेके ही पेशेंट आपके पास आती है और फाइनली फिर डायग्नोस हो सकता है एसरमैन सिंड्रोम। सोनोग्राफी आप कराएंगे एंड हिस्टेरोस्कोपी कराएंगे कंफर्मेटरी करने के लिए, देख पाएंगे कि वाकई बेसल लेयर में स्कारिंग है, फाइब्रोसिस है, एडेशन है, दैट मीन्स वहां पर क्या हो गया है, परमानेंटली या इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ बेसल लेयर हो गई है एंडोमेट्रियम की, जिसे हम बोलते हैं एसरमैन सिंड्रोम। ट्रीटमेंट में क्या होता है, एडिशियोलिसिस करेंगे, जो एडेशन हो गया है, जो चिपक गई है उसको ब्रेक करेंगे, एडिशियोलिसिस करेंगे, लेकिन वो भी एक ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिर्फ वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है। एडिशियोलिसिस करेंगे या स्कारिंग को प्रिवेंट करेंगे, ये आपका होगा, लेकिन आपकी एंडोमेट्रियम फिर भी ठीक नहीं होगी, इसमें तो आपको परमानेंटली डैमेज होता है, एमेनोरिया परमानेंटली रहेगा, इनफर्टिलिटी आपको परमानेंटली हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ जो एडेसिवनेस हुई उसको कम कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्कारिंग कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कई बार जो है एक टेक्निक, मतलब एंडोमेट्रियल एब्लेशन की जो प्रोसेस है आपकी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में आप करते हैं, तब आपको एसरमैन मिल जाता है। तो तब आप क्या कर सकते हैं, यदि किसी को बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में एंडोमेट्रियल एब्लेशन की प्रोसेस करके आप क्या कर सकते हैं, एसरमैन सिंड्रोम लाइक कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है ये आप कोई कॉमन, इसका एक मतलब परमानेंट जो क्योर करने वाली बात है वो नहीं होता है, टेम्पररी होता है, आपको एमेनोरिया बना रहेगा, इनफर्टिलिटी बनी रहेगी। तो इस प्रकार से एसरमैन सिंड्रोम आपको आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जो आपको बिल्कुल टिप ऑफ टंग होना चाहिए। दो कॉमन फीचर मिलेंगे, एमेनोरिया एंड इनफर्टिलिटी आपको मिलेगी। और क्यों मिलेगी मैंने आपको बताया, क्योंकि इनफर्टिलिटी क्यों मिलेगी, जो मैंने बताया आपको, एमेनोरिया क्यों मिलेगा, एंडोमेट्रियम होगी नहीं तो कैसे ग्रो करेगी। ठीक, गायनेकोलॉजी में और ऐसे वीडियोस, नॉलेजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे कोर्स को, गायनेकोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और उसको इंस्टॉल करके आप गायनेकोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिनिकली, जो आपकी बहुत ही जरूरी होती है हर फीमेल प्रैक्टिशनर के लिए। इसके अलावा
आप मेरा पैथोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन का, मॉडर्न मेडिका का यूज कर सकते हैं। और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा है वो 12 टिश्यू रेमेडी का कोर्स ज्वाइन कर सकता है और अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकता है।